करीब 45 मिनट का हो गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर मोइन अतहर, प्रिंसिपल कमला विद्या संस्थान। एक बार फिर आज आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से, इस अपने चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 6 के संदर्भ में बात करनी। जैसा कि मैं पीछे भी आपसे कह चुका हूं कि धारा 3 यानी संपत्ति अधिनियम की धारा 3 और 5 में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और मेरा ये आश्वासन था कि धारा 6 आज के लिए आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको धारा 6 जो संपत्ति अंतरण अधिनियम का है, इससे आप लाभान्वित हो सके, आपको ज्ञान अर्जित हो सके। धारा 6 जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 है, ये कहती है कि सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। Every kind of property is transferable except few exceptions. यानी every property is transferable. Transferability of property is rule, and there are certain exceptions which restricts that the property cannot be transferred. So these 10 restrictions have been defined under Section 6 of Transfer of Property Act. संपत्ति अधिनियम की धारा 6 में 10 अपवादों का उल्लेख किया गया है, जहां पर बताया गया कि ये 6 अपवाद, ये जो 10 अपवाद हैं, ये 10 अपवाद अनंतरणीय है, यानी नॉन ट्रांसफरेबल है। यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कोई भी संपत्ति अंतरणीय है, लेकिन धारा 6 ये कहती है कि जो 10 अपवाद दिए गए हैं, इन 10 अपवादों में दी गए जो भी अपवाद हैं, ये अनंतरणीय है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। बाकी इन 10 अपवादों के अलावा सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है, क्योंकि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 क ख ग घ करके दिया गया है, और इंग्लिश में इसको कहा गया है सेक्शन 6A से लेकर AEA ABCDEFGHI तक दिया गया है। 10 सबसेक्शंस को डिफाइन किया गया है, 10 उपधाराओं में संपत्ति अंतरण अधिनियम को बताया गया है। धारा 6 क कहता है स्पेस सक्सेसनेस। धारा 6 का कहता है स्पेस सक्सेसनेस, यानी संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता। यानी प्रॉपर्टी का अंतरण संभावनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता है। किसी संपत्ति को भविष्य में उत्तराधिकार में नातेदार से, रिश्तेदार से प्राप्त करने की संभावना के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। यानी संपत्ति का अंतरण तभी होगा जब वह निश्चितता प्राप्त कर ले। यदि किसी संपत्ति को प्राप्त करने की संभावना है, तो संभावना के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। स्पेस सक्सेसनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 6 में ये कहा गया, 6A में कहा गया स्पेस सक्सेसनेस, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन। यानी कि जो सक्सेशन की एक्सपेक्टेशन है, जो उत्तराधिकार की संभावना है, तो जब तक कि वो संभावना निश्चितता में परिवर्तित नहीं हो जाती है, तब तक संभावना के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। तो स्पेस सक्सेसनेस
यानी संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। Whenever the property is expected, then it cannot be transferred unless and until it should be absolute. जब तक कि संपत्ति निश्चितता ना प्राप्त कर ले, उसकी संभावना केवल है। अगर जब तक कि संपत्ति निश्चितता ना प्राप्त कर ले, तब तक संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 6A ये कहता है कि संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी भी संपत्ति के अंतरण किए जाने के संदर्भ में कहा गया कि द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू प्रॉपर्टी और द चांस ऑफ ए रिलेटिव ऑब्टेनिंग ए लीगेसी। तो ये लीगेसी जो है, यानी सक्सेशन के तौर पर किंग्समैन का मतलब होता है नातेदार या रिश्तेदार, कुल के नातेदार रिश्तेदार को से आपको कोई संपत्ति प्राप्त होने की संभावना है। तो कहा गया कि संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण वाद है, संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। 66 ये कहता है, जुम्मा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट वर्सेस कोडिमा नियंत्रण। यानी जुम्मा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट वर्सेस कोडिमा नियंत्रण के केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसी से संबंधित ये केस है। और इस केस में कोडिमा नियंत्रण नामक प्रतिवादी ने जुम्मा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट को अपनी ऐसी संपत्ति का अंतरण कर दिया जिसको उसने प्राप्त नहीं किया था, भविष्य में नातेदार, रिश्तेदार या उत्तराधिकार से में प्राप्त होने की संभावना थी। इस आधार पर उसने संपत्ति का अंतरण जुम्मा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट को कर दिया। बाद में जब जुम्मा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट ने उस संपत्ति पर अपना अधिकार या अपना कब्जा बनाए जाने की कोशिश की, तो कोडिमा नियंत्रण ने कहा कि साहब, जब मैंने आपको संपत्ति का अंतरण किया था तब तक संपत्ति मैंने प्राप्त नहीं की थी, प्राप्त करने की संभावना थी। इसलिए संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसा अंतरण वॉइड है, शून्य है। कोडिमा नियंत्रण ने साफ तौर पर कहा कि जुम्मा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट को किया गया अंतरण शून्य है। फिलहाल निचली अदालत से मद्रास उच्च न्यायालय, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। निचली अदालत और हाई कोर्ट से जुम्मा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट को कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई उपचार नहीं मिला। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जुम्मा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6A ये कहता है स्पेसक्सेशनिस, यानी स्पेसक्सेशनिस संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जाता है। इसी अधिनियम यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 ये कहती है कि यदि किसी अंतरणकर्ता ने इरोनियसली और फ्रॉडुलेटली, यानी भूलवश या कपटवश किसी ऐसी संपत्ति का अंतरण कर दिया है जो उसकी नहीं थी, और यदि वो भविष्य में उस संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, तो अंतरणकर्ता को निबंधन के सिद्धांत के तहत उसी अंतरणकर्ता को, उसी अंतर्ती को संपत्ति का अंतरण करने के लिए बाध्य कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ने ये कहा कि सेक्शन 6A ये कहता है कि संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी अधिनियम की धारा 43 ये कहती है कि यदि किसी संपत्ति को भूलवश या कपटवश अंतरण किया गया है और भविष्य में उसका अधिकार अंतरणकर्ता ने प्राप्त कर लिया है, तो ऐसा अंतरण मान्य होगा यदि अंतर्ती के द्वारा किया गया अंतरण चालू है और अंतर्ती ने अगर अंतरणकर्ता को उसी संपत्ति को उसके हित में अंतरण किए जाने का न्यायालय में निवेदन किया हो। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ये मामला ने ये माना कि सेक्शन 6A यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 का ये कहती है कि संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है, जबकि इसी अधिनियम की धारा 43 ये कहती है
कि इरोनियसली या फ्रॉडलेंटली अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है तो वो ट्रांसफरी जो है वो बाउंड कर सकता है ट्रांसफर को, उस संपत्ति को उसे ही अंतरित करने का। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल से संबंधित है संपत्ति अंतरण अधिनियम का धारा 43। यानी विबंधन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर अंतरणकर्ता ने इरोनियसली या फ्रॉडलेंटली, भूलवश या कपटवश संपत्ति का अंतरण कर दिया है अंतर्ती को, जबकि उसे अधिकार नहीं था उस संपत्ति का अंतरण करने का, तो विबंधन का सिद्धांत यानी डॉक्टर ऑफ स्टॉपेल बाउंड कर देगा बंधनकर्ता को कि उसी अंतर्ती को संपत्ति का अंतरण करे, किसी अन्य को नहीं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि कोडिमा नियंत्रण की ओर से ये तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि धारा 6 का और इसी अधिनियम की धारा 43 कंट्राडिक्टरी है, यानी विरोधाभासी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नो, सेक्शन 6A यानी स्पेसिफिकनेस और सेक्शन 43, इसी अधिनियम की सेक्शन 43, दे आर नॉट कंट्राडिक्टरी, ये विरोधाभासी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में भिन्न भिन्न बातें कही गई है। यानी धारा 6 का ये कहता है कि संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है, जैसा कि प्रतिवादी कोडिमा नियंत्रण ने यही तक दिया था कि उसने जब जुमा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट को संपत्ति का अंतरण किया था, उसको संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो अंतरण शून्य होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 43 के तहत इरोनियसली या फ्रॉडलेंटली यानी भूलवश या कपटवश संपत्ति का अंतरण आपने किया है तो निश्चित तौर पर आपको अंतर्ती बाध्य कर सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल यानी विबंधन के सिद्धांत के तहत। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 43 के आधार पर जुमा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट को रिलीफ दिया और बताया कि कोडिमा नियंत्रण के द्वारा जो जुमा मस्जिद मेमोरियल ट्रस्ट को दिया गया था संपत्ति का अंतरण किया गया था, उसे वैध माना गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सेक्शन 6A ये कहता है सक्सेसनेस, यानी कि संभावनाओं के आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। ये बात धारा 6A यानी 6 में कहा गया है। क्लॉज बी क्या कहता है, धारा 6 का क्या कहता है, मियर राइट ऑफ एंट्री, मियर राइट ऑफ री एंट्री यानी पुनः प्रवेश का अधिकार, यानी पुनः प्रवेश के अधिकार का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। यानी किसी संपत्ति पर पुनः प्रवेश का अधिकार केवल और केवल स्वामी का ही होता है, अन्य किसी का नहीं होता। तो धारा 6 खा ये कहता है कि पुनः प्रवेश का अधिकार, यानी पुनः प्रवेश का अधिकार केवल स्वामी का ही है, किसी अन्य का नहीं है। यानी जिस तरह से किसी मकान में, किसी संपत्ति में अगर उसको किराए पे दिया गया है या पट्टे पे दिया गया है, तो पट्टे के समापन के उपरांत या किराएदारी के समापन उपरांत उस संपत्ति पर पुनः अधिकार प्राप्त करने या प्रवेश करने का अधिकार केवल स्वामी को है। यानी कि केवल स्वामी ही संपत्ति का अंतरण कर अपने हिस्से में करा सकता है, यानी कि वो पुनः प्रवेश कर सकता है। लेकिन स्वामी के अलावा, यानी सपोज कीजिए कि ए किराएदार मकान मालिक है और बी किराएदार, बी ने कहा सी से कि मैं ये मकान खाली कर रहा हूं और ये अब तुम चाबी ले लो और तुम इस मकान में रहो। भाई ए संपत्ति का स्वामी है, उसके उसकी इच्छा के बिना, उसकी अनुमति के बिना बी सी को संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। ऐसे में ए के अनुमति के बिना अगर बी ने उसी संपत्ति, उसी मकान को किसी को किराए पर दे दिया तो वो तो खुद ही किराएदार है बी, तो वो संपत्ति को किसी अन्य को नहीं कर सकता है, अंतरण नहीं कर सकता है। इसीलिए बात कही गई है सेक्शन 6B में, मियर राइट ऑफ रेंट। इसी तरह से पट्टे में है, ए संपत्ति का स्वामी है, उसने बी को पट्टे पे भेज कर दिया, तो बी ने उस संपत्ति को किसी अन्य को पट्टे पे कर दिया, तो कहा ये नहीं किया जा सकता। संपत्ति का स्वामी ही उस पट्टे को किसी अन्य को पट्टे पर दे सकता है। लीज के बजाय सब लीज भी कर सकता है, बट ओनली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, केवल और केवल संपत्ति का स्वामी ही संपत्ति का पट्टा कर सकता है, लेकिन पट्टेदार संपत्ति का अन्यत्र पट्टा नहीं कर सकता है। इस तरह से पुनः प्रवेश के अधिकार के अंतर्गत कहा गया कि
बिना की प्रवेश के पुनः प्रवेश के बिना सामूहिक संपत्ति का अंतरण कर सकता है। अब धारा 6 ग ये कहता है, यानी सुखाधिकार का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। इजमेंट्री राइट्स आर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। धारा 6 ग ये कह रहा है कि संपत्ति के संबंधित जो सुखाधिकार है, ईजमेंट, ईजमेंट का मतलब होता है प्रोपराइटरी राइट, संपत्ति अधिकार, यानी वो अधिकार जो संपत्ति से जुड़ा हुआ है। यानी आने जाने का रास्ता, दरवाजा, खिड़की, रोशनदान, नाली, सड़क, ये सब संपत्ति से जुड़े हुए अधिकार है। तो इस प्रकार से ईजमेंट्री राइट्स जो है ये प्रोप्राइटरी राइट्स है, यानी संपत्ति की अधिकार है। तो संपत्ति की अधिकारों का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। अगर संपत्ति का अंतरण किया गया है तो स्वतः उसके साथ साथ संपत्ति के अधिकार भी अंतरित हो जाएंगे। लेकिन अगर संपत्ति का अंतरण नहीं किया गया है, आपने किसी से कहा कि मेरी खिड़की खुली है, आप भी अपनी खिड़की खोल लीजिए, मेरा भी दरवाजा खुला है, आप भी खोल लीजिए, तो कहा नो, यू कैन नॉट ट्रांसफर द ईजमेंट टू अदर पर्सन। किसी दूसरे को आप सुखाधिकार का अधिकार नहीं दे सकते हैं, उसको ये प्रवेश नहीं, उसको ये सुविधा नहीं दे सकते हैं। केवल संपत्ति का स्वामी ही उस संपत्ति का अंतरण करने के लिए या सुविधा करने देने के लिए, सुखाधिकार देने के लिए अधिकृत है। लेकिन जो खुद ही किराएदार हो, जिसने खुद वो सुविधा स्वामी से प्राप्त किया हो, वो किसी अन्य को नहीं कर सकता है। धारा 6 घ पे आते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है? इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट, यानी कि जहां पर संपत्ति का अंतरण किसी व्यक्ति विशेष को किया गया है, जैसे किसी संपत्ति का अंतरण किया गया है, किसी को पट्टे पे दिया गया है, तो कहा गया कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ इन एंजॉयमेंट, यानी संपत्ति को पट्टे पर या किराएदारी टेनेंसी के तहत, अगर सेक्शन 6 घ ये कहता है कि अगर स्वामी ने किसी व्यक्ति को संपत्ति का उपभोग करने के लिए, राइट टू एंजॉयमेंट के लिए, संपत्ति का उपभोग करने के लिए, राइट टू एंजॉयमेंट के लिए किसी को अंतरण किया गया, संपत्ति का अंतरण किया है, तो ओनली द पर्सन कुड एंजॉय द प्रॉपर्टी, यानी जो पट्टेदार है, जो किराएदार है, वो संपत्ति का उपभोग कर सकता है, वो संपत्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन वो संपत्ति को अन्यत्र व्यक्ति को अंतरित करने के लिए अधिकृत नहीं है। ओनली द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैव राइट टू प्रॉपर्टी, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अदर पर्सन। जैसा कि मैं पीछे भी आपसे पहले ही लेक्चर में मैंने आपसे बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत नेमो डॉट नॉन कोड हैबिट की बात कही गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से बेहतर हक का अंतरण नहीं कर सकता है। यही बात सेक्शन 6 भी कहता है कि केवल संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार अगर स्वामी ने किसी को दिया है, तो वो उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, लेकिन वो किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता है। अब इसके आगे चलते हैं। सेक्शन 6 डी क्या कहता है? सेक्शन 6 डी डी यानी 6 घ अतिरिक्त ये अधिनियम, ये उपधारा 1929 में इसी अधिनियम में जो इस धारा में जोड़ी गई है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, यानी किसी महिला या किसी भी माता पिता को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। जैसा कि पीछे हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया था, शायद आप भूल गए होंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हालांकि वो बीएनएसएस हो गया है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 125 में मेंटेनेंस की बात कही, यानी कि वाइफ के मेंटेनेंस की बात कही गई है, बूढ़े माँ बाप की मेंटेनेंस की बात कही गई है, यहाँ तक कि धर्मज जो जो माइनर बच्चे हैं, यानी जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको भी मेंटेनेंस दिए जाने की बात कही गई।
तो यहां पर सेक्शन 6 डी ये कहता है कि अगर किसी महिला को या किसी माँ बाप को भरण पोषण के तौर पर किसी संपत्ति को अंतरित किया गया, तो वह महिला या वो माता पिता जिनको संपत्ति का अंतरण मेंटेनेंस करने के लिए यानी भरण पोषण के लिए, यानी कि आपके भरण पोषण के लिए संपत्ति का अंतरण स्वामी ने आपको दिया है, 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन पत्नी के भरण पोषण के लिए दिया है, तो पत्नी उस संपत्ति के होने वाली आय या उससे होने वाली उपज का उपभोग कर सकती है, उसको बेच सकती है। पत्नी को नहीं बेच सकती है, उपज को बेच सकती है, जिससे उसको कुछ आय हो सके, उसका भरण पोषण हो सके। तो कहा गया कि अगर पति ने पत्नी को 2 बीघा जमीन मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण के लिए दिया है, तो पत्नी उस संपत्ति का उपयोग कर सकती है, लेकिन पत्नी उस संपत्ति को अन्यत्र अंतरित नहीं कर सकती है, जब तक कि न्यायालय के द्वारा विशेष अनुमति ना दी जाए। जैसे बेटी की शादी है या किसी का इलाज है, तो न्यायालय में आवेदन करके विशेष अनुमति प्राप्त करके ही सेक्शन 6 घ के अधीन फ्यूचर मेंटेनेंस यानी कि भविष्य में जो मिलने वाले जो भरण पोषण है, वो संपत्ति आप किसी को बेच नहीं सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि प्रायर परमिशन ना हो कोर्ट की, तब तक आप प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कहा गया कि संपत्ति का अंतरण पत्नी को पति ने किया है, तो पत्नी संपत्ति का उपभोग कर सकती है, उपज को बेचकर अपना काम चला सकती है, या ऐसी कोई भी स्थिति है जहां पर अगर किसी बेटी की शादी करनी है या किसी का इलाज करना है, तो इन विशेष परिस्थितियों में न्यायालय की अनुमति से पत्नी के द्वारा उस संपत्ति को विषम परिस्थितियों में बेचा भी जा सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में। जैसे कि मैं पीछे ही आपसे ये कह रहा हूं कि धारा 6 में अपवादों का ही उल्लेख है, 10 अपवादों का उल्लेख है, तो अगर अपवाद का अपवाद है तो वो नियम, यानी अगर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है तो फिर वो रूल हो गया। तो इस तरह से अगर विषम परिस्थितियां, मतलब वो अपवादित परिस्थितियां हैं, तो विषम परिस्थितियों में अगर पत्नी को किसी का इलाज करना है या पत्नी की शादी करनी है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की अनुमति से पत्नी के द्वारा पति की उस संपत्ति को जो उसको भरण पोषण के लिए दी गई है, उसे विशेष विशेष परिस्थितियों में बेचा भी जा सकता है, अंतरण भी किया जा सकता है। आइए अब अगला सबसेक्शन सेक्शन 6E आपके साथ डिस्कस करते हैं। कहता है सेक्शन 6E कहता है मियर राइट टू सू, यानी कि केवल वाद लाने के अधिकार का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी वाद लाने का अधिकार किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर संपत्ति का अंतरण किया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि संपत्ति के साथ साथ संपत्ति के जो हित हैं वो अंतर्ती को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन मात्र वाद लाने का अधिकार किसी अन्य को दिया जाना भारत 6 घ घा के बाद 6 अंगा में कहा गया है, 6E में ये कहा गया कि केवल वाद लाने के अधिकार का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। अगर सपोज कीजिए कि ए को कोई डैमेज हुआ, ए जैसा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स अभी हम आगे आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ेंगे भविष्य में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी अपकृत विधि में कहा गया है कि अनलेस एंड अनटिल जिसको इंजरी हुई हो उसको सू करना पड़ेगा, यानी उसे वाद लाना होगा, तभी उसको किसी भी उपचार, उससे कोई भी उपचार तभी मिलेगा जब वह उपचार हेतु न्यायालय में वाद लाए। तो एक को इंजरी हुई, ए बी से कहता है कि साहब मेरी ओर से तुम मुकदमा ले आओ और जो उपचार मिलेगा आधा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, आधा मिला पैसा मेरे पास हो जाएगा। तो कहा कि नो नो नो, ये पॉसिबल नहीं है, ये परमिसिबल नहीं है,
मियर राइट टू sue, ए को इंजरी हुई है तो ए ही वाद लाए, तभी उसे उपचार मिलेगा, तभी कोई उसको किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति मिलेगी, उसको कोई भी डैमेज मिलेगा। लेकिन ए की ओर से बी वाद लाए तो ये संभव नहीं है। केवल वाद लाने के अधिकार का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। धारा 6 ई में ये बात कही गई है, 6 अंगा में कहा गया कि धारा किसी भी अंतरण का, किसी भी मात्र वाद लाने का अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 6F, सेक्शन 6F ये कहता है पब्लिक ऑफिस, ए पब्लिक ऑफिस एंड इट्स सैलरी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। लोक पद और लोक पदाधिकारी के वेतन का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता। भाई कोई व्यक्ति जिसने अगर कोई लोक पद अर्जित किया है, तो लोक पद अर्जित किया है इस आधार पर अपनी योग्यता के आधार, तो लोक पद पे उसको बिठाया गया है, किसके द्वारा किया गया है? किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा, आयोग के द्वारा, या किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा, या किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करके, या किसी इंटरव्यू में बैठकर उसने लोक पद अर्जित किया। तो उसने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर उस लोक पद को अर्जित किया है। अगर वह ये कहे कि साहब लोक पद हमने अर्जित कर लिया है, अब हम ये लोक पद अपने बेटे को दे रहे हैं, अपनी बेटी वाइफ को दे रहे हैं, या अपने भाई को दे रहे हैं, तो कहा गया कि आप स्वतः लोक पद का या लोक पद में रहते हुए वेतन का अंतरण नहीं कर सकते। ना तो लोक पद का, ना ही लोक पदाधिकारी के तौर पर मिलने वाले जो आपके वेतन हैं, उनका अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। यानी पब्लिक ऑफिस और पब्लिक ऑफिस के साथ साथ पब्लिक ऑफिसर के तौर पर सैलरी जो मिल रही है किए जाने वाले काम के एवज में, तो उसका अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, नॉट द सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर कुड बी ट्रांसफर टू एनी वन, यानी कि लोक पद और या लोक पदाधिकारी के द्वारा किया गया वेतन, द्वारा पाए जाने वाले वेतन का अन्यत्र अंतरण नहीं किया सकता है। धारा 6 जी क्या कहता है? सेक्शन 6 जी कहता है स्टाइपेंड्स एंड पेंशन, यानी स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स पर्सनल, सिविल पेंशनर्स एंड पॉलिटिकल पेंशनर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। यानी कि जो जो हमारे यहाँ, हमारे देश में जो हमारे यहाँ सेना में कार्यरत जो भी कर्मी है, उनको भत्ता मिलता है, यानी स्टाइपेंड मिलता है, चाहे वो नेवल हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्टिलरी हो, यानी थल सेना हो या जल सेना हो या वायु सेना हो, उनमें कार्यरत जो भी सैनिक हैं उनको भत्ता मिलता है, उनको स्टाइपेंड मिलता है। इसी तरह से सिविल पेंशनर्स, यानी जो कार्य कर रहे लोक पद करने वाले, लोक पदाधिकारी के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति को रिटायर होने के बाद, यानी सेवानिवृत्ति के बाद उसको पेंशन मिलती है। इसी तरह से जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, अगर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो कार्यकाल के उपरांत उन्हें पेंशन मिलने की का भी प्रावधान है। तो कहा गया कि न तो सैनिक को मिलने वाले भत्ते का, न तो किसी लोक कर्मी के को दिए जाने वाली पेंशन, या किसी राजनीतिक पद पर रहने के कारण फिर से होने मिलने वाली जो पेंशन है। तो कहा गया कि जो भी भत्ता है जल थल या वायुसेना में जो सैनिक है, वो अगर वो अगर स्टाइपेंड पा रहा है, वृत्ति पा रहा है, और जो लोक सेवक है उसको पेंशन मिल रही है या पॉलिटिकल पेंशन मिल रही है, तो ना तो भत्ते का ना तो पेंशन का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी सैनिक को मिलने वाला भत्ता उसकी योग्यता या उसके कार्यों के आधार पर उसे दिया जाता है।
वो ये कहे कि साहब हम काम आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा भत्ता हमारे भाई को दे दो, हमारी पत्नी को दे दो, हमारी बहन को दे दो। तो कहा नहीं, स्टाइपेंड आपके कार्य के लिए आपको दिया जा रहा है, तो स्टाइपेंड आप ही का अधिकार है, इसका अन्यत्र रद्द नहीं किया सकता। इसी तरह से इस पेंशन है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने कार्य सेवा दी है अपने जीवन भर, और अगर उसके बाद सेवानिवृत्त हो गया, तो अब उसका पेंशन, या किसी राजनीतिक कोई विधायक है या सांसद है, तो उसको मिलने वाली जो पेंशन है, तो कहा कि ये पेंशन जो है वो उस व्यक्ति की को मिलने वाला विशेषाधिकार, उसका अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। अब इसी तरह से कहा गया सेक्शन 6H में कहा गया कि ट्रांसफर अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वायु का, प्रकाश का, जल का अंतरण नहीं किया जा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। यानी प्रकाश, यानी नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी आपकी जो जो दैविक जो हमको संपत्तियां मिली हैं, प्रकाश की, वायु की, जल की जो सुविधाएं हैं, वो हर एक व्यक्ति को, ईश्वर ने, भगवान ने हर एक व्यक्ति को ये सुविधा दी है, वायु की, प्रकाश की, जल की। तो अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर जल का, वायु का या प्रकाश का अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। अगर जल का, वायु का, प्रकाश का अंतरण किया जाता है, तो कहा गया कि ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट के विरुद्ध, यानी कि नेचर, यानी नेचर का मतलब है कि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो हर एक व्यक्ति को उसका उसका उपभोग करने का अधिकार है। वो किसी को के द्वारा न तो उसको उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ना रोक लगाई जा सकती है, न ही उसका अन्यत्र अंतरण किया जा सकता है। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है, वो सभी का जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य को अंतरण से रोका नहीं जा सकता है। वो कहा गया कि ईश्वर ने सबको, जल का, वायु का, प्रकाश का, सबको अलग अलग सुविधा दी है, हर एक को मिलने वाली सुविधा है, तो इसका अन्यत्र अंतरण नहीं किया सकता है। ईश्वर ने ही सबको ये सुविधा दी है, तो व्यक्ति के द्वारा जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका अन्यत्र अंतरण नहीं किया जा सकता है। अंतिम जो सेक्शन 6I का जो अंतिम सबसेक्शन है, कहता है अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, राइट ऑफ लीज, टीनेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। यानी सेक्शन 6E का अंतिम जो अपवाद है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि धारा 6 में 10 अपवाद है, धारा ए से लेकर धारा 6A से धारा 6I तक, यानी 6A, 6B, 6C, 6D और 6D भी 1929 में जोड़ी गया। उसके बाद सेक्शन 6E, F, G, H और I। अंतिम जो है वो है सेक्शन 6 के का सबसेक्शन I। सबसेक्शन I कहता है ट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, राइट ऑफ लीज, टेनेंट और राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। यानी कि जो किसी को हमने संपत्ति अंतरण की करने की दी है, यानी हमने अगर किसी को उपभोग करने का अधिकार दिया है, यानी उपभोग का अधिकार, यानी राइट टू एंजॉयमेंट। तो अगर राइट टू एंजॉयमेंट हमने दिया है, हमको किसी संपत्ति के स्वामी ने हमको दिया है, यानी कोई किराएदार है, मकान मालिक ने उसको किराए पे रहने के लिए सुविधा दी है, और इस सुविधा के एवज में वो किराया लेता है। इसी तरह से किसी अचल संपत्ति को पट्टे पर किसी को दिया जाता है, किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो एक ट्रांसफर, एक लेसर है और एक लेसी है, यानी एक पट्टा करता, संपत्ति स्वामी पट्टा करता है, वो पट्टा कर रहा है, किसके को कर रहा है, ठेकेदार को कर रहा है, यानी लेसी को। तो लीज भी राइट टू एंजॉयमेंट का एक भाग है, जैसे ऑक्यूपेंसी है, जैसे टेनेंसी है।
इसी तरह से लीज भी संपत्ति का उपभोग करने का विशेषाधिकार है, जो कि निश्चित अवधि के लिए और किसी न किसी प्रीमियम भाड़ा के एवज में दिया जाने वाली सुविधा है। तो चाहे वो किराएदारी हो, चाहे वो पट्टा हो, तो इनमें अगर संपत्ति का अंतरण किसी को संपत्ति के उपभोग का अंतरण किया जा रहा है, तो जो उपभोग जिसको किया दिया गया है, जो उपभोग करने का अधिकार जिसको दिया गया है, वो उपभोग तो कर सकता है, लेकिन संपत्ति के का अन्यत्र अंतरण करने का अधिकार उसे नहीं। तो कहा गया कि सेक्शन 6I जो अंतिम सब उपधारा है, अंतिम अपवाद जो है धारा 6 का कुछ 6 का ये कहता है कि चाहे वो टेनेंसी हो, यानी कि चाहे वो किराएदारी हो, चाहे वो पट्टेदारी हो, चाहे वो किसी संपत्ति पर आधिपत्य स्थापित किए जाने की सुविधा दी गई हो, तो कहा गया कि जिसको ये उपभोग करने का की सुविधा दी गई है, तो ये उपभोग करने का वो अधिकार रखेगा, लेकिन उस उपभोग करने वाली संपत्ति का अन्यत्र अंतरण नहीं कर सकता है। वो संपत्ति का उपभोग तो कर सकता है और राइट टू एंजॉयमेंट तो कर सकता है, लेकिन संपत्ति का अन्यत्र अंतरण नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 6I ये कहता है कि किसी भी संपत्ति से जुड़ा हुआ जो उसका आधिपत्य का अधिकार है, पट्टे का अधिकार है या टेनेंसी का अधिकार है, तो ये संपत्ति का उपभोग किए जाने के संदर्भ में एक स्थगित या सीमित अवधि के लिए दिए जाने वाला अधिकार है, इसके एवज में उससे प्रीमियम लिया जाता है, भाटक लिया जाता है, किराया लिया जाता है, रेंट लिया जाता है। तो सुविधा दी जाती है किराएदारी के तौर पर, भट्टे के तौर पर संपत्ति का उपभोग करने की। तो ये सुविधा दी जाती है, उसके एवज में उससे जो है वो प्रीमियम भाड़ा भाटक लिया जाता है, भाड़ा लिया जा सकता है, भाटक लिया जा सकता है। तो ये जो उपभोग का अधिकार है, ये सीमित अधिकार है, यानी कि स्वामी ने पट्टे के लिए या किराएदारी के लिए किसी व्यक्ति को दिया है कोई संपत्ति, तो वह संपत्ति का अन्यत्र अंतरण नहीं कर सकता है। कौन? जिसे दिया गया है। संपत्ति का स्वामी तो कर सकता है, लेकिन जिसके हित में संपत्ति को किराए के तौर पर दी गई है, दिया गया है या पट्टे के तौर पर दिया गया है, वो किसी अन्य को अंतरण नहीं कर सकता है। वो केवल को संपत्ति का उपभोग कर सकता है, राइट टू एंजॉयमेंट कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर नहीं सकता है। तो इस तरह से धारा 6 का में बहुत सारी धारा 6 में 10 अपवाद जो दिए गए हैं, कहा गया कि संभावनाओं की संपत्ति का अंतरण, चूंकि देखिए हमने आपसे बताया कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो जनरल रूल है, लेकिन ट्रांसफर यदि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर में अगर कोई रोक लगाई जाती है तो ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। तो धारा 6 में ये 10 अपवादों का वर्णन किया गया और ये कहा गया है कि सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है, केवल 10 अपवादों को छोड़कर। तो ये 10 अपवाद धारा 6 में बताए गए हैं। धारा 6A से लेकर धारा 6I तक कहा गया है कि कोई भी संपत्ति का अंतरण इन आधारों पर नहीं कह सकता है। तो इस प्रकार से धारा 6 एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है और आपने, मुझे उम्मीद आशा है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। और क्योंकि धारा 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं में भी और जो जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इसका उपयोग मिलेगा, उसकी फायदा आपको मिलेगा। आने वाले समय में हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में अपने चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं से आपको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।